अच्छा, तो हम परफोरेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि मार्जिनल परफोरेशन जो है उसमें पोस्टीरियर सुपीरियर टाइप आती है, एंटीरियर, इन्फीरियर और टोटल। टोटल जो होती है बिल्कुल यहाँ पे पूरा कवर करेगी टोटल परफोरेशन, जिसमें हमारे इवन फाइबरस जो एन्यूलस है उसकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाऊं तो ये है हमारी सेंट्रल परफोरेशन स्मॉल साइज़ की, जहाँ पे ये सेंट्रल मीडियम साइज़ की परफोरेशन हुई है। ये सब टोटल परफोरेशन है, ठीक है। ये सेंट्रल की हमने टाइप्स डिस्कस की। अभी जो हमने मार्जिनल में टाइप देखी वो थी टोटल परफोरेशन, जिसमें इवन फाइबरस एन्यूलस भी डिस्ट्रॉय हो गया है। एटिक की परफोरेशन ये है जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हमने दो में कंसिडर क्लासीफाई किया है ना, एक तो हमने इसको पास्ट टेंस था, दूसरी पास्ट फ्लैसिडा। तो एटिक परफोरेशन इस तरह होती है एटिक वाले रीजन में। और लास्ट है पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये थी टोटल परफोरेशन एंड दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमने सारा डिस्कस किया। यहाँ पे यही कह रहा है कि परफोरेशन जो होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, इसमें दिखाई गई है जो क्लासिफिकेशन, इसमें नोट करिए जो एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर जो मार्जिनल परफोरेशन होती है ना, वो हमें डेंजरस टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में मिलती हैं, ठीक है। और जो साथ में ऑफन एसोसिएटेड होता है कोलेस्टिटोमा के साथ। कौन सी वाली? एक तो मार्जिनल पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन और दूसरी एटिक वाली परफोरेशन, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स हमें डेंजरस टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस में मीडिया में मिलेंगी, ठीक हो गया। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से, ये जाके हमारे मिडिल ईयर के अंदर किसी भी टाइप ऑफ मार्जिनल परफोरेशन के थ्रू अंदर जाके मिडिल ईयर में ग्रो कर जाएगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। इमिग्रेशन होगी उसकी और वहाँ पे जाके कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन करेगी। इसीलिए ये सारी जितनी भी टाइप्स होती है ना मार्जिनल परफोरेशंस की, इन सब को हम डेंजरस कंसीडर करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ये सेंट्रल परफोरेशंस होती हैं इनको हम सेफ़ कंसीडर करते हैं, जैसा कि इसमें जो है साथ में कोई भी कोलेस्टिटोमा की फॉर्मेशन नहीं होती, तो सेंट्रल परफोरेशंस आर सेफ, ठीक हो गया। तो हम ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप डिस्कस कर रहे थे डिटेल में, जिसमें हमने एटियोलॉजी पढ़ी, पैथोलॉजी, और अब हम पैथोलॉजीज डिफरेंट डिस्कस कर रहे थे। अब हम पहुंचे थे परफोरेशन ऑफ फास्ट टेंसा पे। तो हमने देखा कि सेंट्रल परफोरेशन होती हैं और उसका साइज़ और पोजीशन वेरी कर सकती है। ट्यूबो टिम्पैनिक इज सेफ एंड सेंट्रल परफोरेशन आर ऑल्सो सेफ, तो उसमें सेंट्रल परफोरेशन होती हैं, ठीक हो गया। दूसरी पैथोलॉजी है मिडिल ईयर म्यूकोजा में। क्या होता है कि हमारी ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में मिडिल ईयर का म्यूकोजा नॉर्मल भी हो सकता है, जब डिजीज़ क्विएसेंट हो या वो इनएक्टिव हो तो म्यूकोजा बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन वो म्यूकोजा एडिमेटस और वेलवेटी भी हो सकता है जब वो डिजीज़ एक्टिव हो जाए, ठीक हो गया। तो म्यूकोजा भी हम देखेंगे। तीसरा पॉलिप फॉर्मेशन होती है। पॉलिप एक स्मूथ सा मास होता है एडिमेटस और इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा, यानी इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा का एडिमेटस इस तरह का मास होता है जो परफोरेशन हुई है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, उसमें से प्रोट्रूड कर रहा होगा एक्सटर्नल कनाल की तरफ, बाहर निकल रहा होगा। तो ये ज़्यादातर आपने याद रखना ट्यूबो टिम्पैनिक में पेल होगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैशी पिंक पॉलिप जो हमें एटिकोएंट्रल में मिलेगा, यहाँ पे ये पेल होगा। फोर्थ, हम ऑसिकुलर चेन में हमें पैथोलॉजी मिलेगी। इसमें क्या होता है कि ऑसिकुलर चेन्स इंटैक्ट ही होंगी, मोबाइल होंगी, लेकिन थोड़ी सी डिग्री ऑफ नेक्रोसिस शो कर सकती है। पार्टिकुलरली आपने याद रखना है जो लॉन्ग प्रोसेस इनकस का है उसमें हमें थोड़ी बहुत नेक्रोसिस मिलेगी ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। नंबर 5, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है? ये हाइलिनाइजेशन होती है और सब्सिक्वेंट वहाँ पे उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगी हमारे सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। जो सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसकी पहले हाइलिनाइजेशन हुई, फिर उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाना, उसको हम कहते हैं टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रेमिनेंट्स रह गए हैं या फिर जो म्यूकोजा है मिडिल ईयर का, उसके नीचे हमें ये टिम्पैनोस्क्लेरोसिस मिलती है। ये वाइट से चॉकी डिपॉजिट्स की तरह हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे नज़र आएगा। प्रोमोन्ट्री पे भी हो सकती है ये टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ऑसिकल्स पे, जॉइंट्स, टेंडन्स, ओवल एंड राउंड विंडो, ठीक है। वाइट चॉकी से डिपॉजिट्स मिलेंगे। तो हो क्या रहा है? हाइलिनाइजेशन, उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन। तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस स्क्लेरोटिक जो मासेस हैं ये हमारे इन स्ट्रक्चर्स की मोबिलिटी के साथ भी इंटरफेयर करेगा। तो मोबिलिटी इम्पेयर होगी तो कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होता है। 6th पैथोलॉजी है फाइब्रोसिस एंड एडेशन। क्यों है? हमने पढ़ा हीलिंग इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व फाइब्रोसिस एंड एडेशन। तो उस हीलिंग की वजह से फाइब्रोसिस एंड एडेशन हुई और उन्होंने और ज़्यादा ऑसिकुलर मोबिलिटी को इम्पेयर किया और हमारी जो यूस्टेशन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक हो गया। पैथोलॉजी कंप्लीट हुई। अब आता है ट्यूबो टिम्पैनिक की बैक्टीरियोलॉजी। पस एंड कल्चर जो है दोनों टाइप ऑफ जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है ट्यूबो टिम्पैनिक एटिकोएंट्रल, दोनों में पस कल्चर शो करेगा हमें एरोबिक और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। कॉमन जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो आपने याद रखना है सूडोमोनास ओरिजिनोसा, प्रोटियस, शर्शा कोलाई एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस। जबकि एनएरोब्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? बैक्टीरियोड्स फ्रेजाइलिस
एंड एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, ये इसके हो गए बैक्टीरियोलॉजी। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स। अच्छा, ये फिगर रह गया जिसमें आप पॉलिप दिखाया गया एयर कनाल में, ठीक है, देखिए बाहर की तरफ जो है परफोरेशन जो है उसमें से एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में प्रोट्रूड कर रहा है। ये स्कीमेटिक इलिस्ट्रेशन है पॉलिप की, जो कि प्रोमोन्ट्री से अराइज कर रहा है थ्रू द परफोरेशन और एयर कनाल में देखिए प्रेजेंट कर रहा है। ये ऑसिकल्स हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो गई है, प्रोमोन्ट्री से प्रोट्रूड कर रहा है पॉलिप, और इसमें इस टाइप में हमने कहा पेल पॉलिप होगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के। तो सबसे पहला तो एयर डिस्चार्ज किस तरह का होता है ट्यूबोटिम्पैनिक में? नॉन ऑफेंसिव होगा, म्यूकोइड भी हो सकता है या म्यूकोपरुलेंट डिस्चार्ज, जो कि इन कंट्रास्ट जो कि कांस्टेंट ही रहेगा या फिर इंटरमिटेंटली ये एयर डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। डिस्चार्ज याद रखिएगा, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है जब हो जाए या फिर एक्सीडेंटली अगर एयर के अंदर वाटर की एंट्री हो जाए तो उस टाइम पे ज़्यादा मोस्टली डिस्चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। यानी जब गलती से अगर कान में मतलब पानी चला जाए एक्सीडेंटली, तो उस टाइम पे या जब भी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा ना, तब उसके एयर से ज़्यादा डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये फीचर आपने याद रखना है। दूसरा इसमें क्या होता है, हेयरिंग लॉस किस टाइप का हमने कहा था, कंडक्टिव टाइप ऑफ होगा, लेकिन इसकी सीवियरिटी जो है वो वेरी करेगी। रेयरली ये 50 डेसिबल से ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है हेयरिंग लॉस, ठीक है। कभी कभार पेशेंट जो है रिपोर्ट करेगा कि उसको पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है, यानी उसको अच्छा सही से सुनाई देगा जब उसके कान से डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि उसका जब कान ड्राई होगा, एयर ड्राई होगा, तब उसको इतना अच्छा सुनाई नहीं दे रहा, तो इसको हम कह रहे हैं पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। तो ये भी ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ना राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसमें। राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट इस डिस्चार्ज की ही वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो हेल्प कर रहा है टू मेंटेन फेज डिफरेंशियल। जिस तरह हमने फिजियोलॉजी ऑफ द हेयरिंग में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब जो है साउंड वेव्स जो है हमारी ओवल विंडो को और राउंड विंडो को सिमल्टेनियसली जब आके ड्राई एयर के अंदर जाके एक साथ स्ट्राइक करेंगी दोनों विंडोज़ पे, तो कैंसलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसको सही से नहीं सुनाई देगा। इसी वजह से उसको मॉइस्ट जब डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है एयर से, उस टाइम पे उसको ज़्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है बनस्पत ड्राई एयर के, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो केसेस होते हैं उसमें कॉकलिया भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स की अब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द ओवल विंडो एंड द राउंड विंडो, तो उसकी अब्जॉर्प्शन की वजह से कॉकलिया डैमेज हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में। और हेयरिंग लॉस आगे जाके फिर मिक्स टाइप का, क्योंकि कॉकलिया इन्वॉल्व हो गया तो मिक्स टाइप यानी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो गया साथ में। तो ये ट्यूबोटिम्पैनिक में हमें मिलता है। थर्ड आता है क्लिनिकल फीचर परफोरेशन। हमने कहा ट्यूबोटिम्पैनिक में ऑलवेज सेफ वाली यानी सेंट्रल परफोरेशन होती है, जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर टू द हैंडल ऑफ मेलिस लाया कर सकती है। कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। ये परफोरेशन छोटी होगी, मीडियम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और इवन एन्युलस तक भी रीच कर सकती है, जो उसको आउटर कवरिंग है एन्युलस, या इवन सब टोटल हो सकती है। तो ये सेंट्रल स्मॉल परफोरेशन, मीडियम, सब टोटल परफोरेशन इस तरह की हो सकती है ट्यूबोटिम्पैनिक में। मिडिल ईयर की म्यूकोजा की बात करें हम, तो उसमें क्या फ़ीचर हमें मिलेंगे? मिडिल ईयर म्यूकोजा हमें मिलेगा जब परफोरेशन जो है ना लार्ज होगी, तब हमें मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि पेल पिंक कलर का म्यूकोजा होगा, मॉइस्ट होगा, और जब वो इन्फ्लेम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो रेड एंड एडिमेटस एंड स्वॉलन नज़र आएगा। ओकेजनली हमें उसमें पॉलिप भी नज़र आ सकता है मिडिल ईयर म्यूकोजा में, ठीक हो गया। ये सारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब असेसमेंट कैसे करनी है हमने ट्यूबोटिम्पैनिक क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की? सबसे पहला हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन करते हैं। तो 11.2 में देखें, ये जो है माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है, ये की जा रही है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ द एयर अंडर द माइक्रोस्कोप। हर एक केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन, और इससे हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है। इसमें अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो भी हमें माइक्रोस्कोपिक के थ्रू मिलेंगे। इन ग्रोथ जो हो गई है स्क्वामस एपिथेलियम की, जो परफोरेशन हुई है ना, उस परफोरेशन के एजेस से जो स्क्वामस एपिथेलियम की इनग्रोथ हो जाती है, वो भी इसमें नज़र आएगा हमें। स्टेटस ऑफ द ऑसिकुलर चेन्स, क्या स्टेटस है, टिम्पेनोस्क्लेरोसिस नज़र आएगी, और अडेशन फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें, तो एयर जो कि हमें ड्राई अपीयर होगा वो हिडन डिस्चार्ज भी शो कर सकता है इस माइक्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। वैसे तो ड्राई नज़र आना है, लेकिन उसमें कोई हिडन डिस्चार्ज मिल सकता है, वो माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही ईजी होगा। रेयरली कोलेस्ट्रोमा भी साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं सेंट्रल परफोरेशन के साथ, रेयरली, लेकिन, और ये भी हमें माइक्रोस्कोपी के ही थ्रू नज़र आते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। नंबर 2 हम असेसमेंट में करते हैं ऑडियोग्राम, ठीक है। ऑडियोग्राम क्या होता है कि
यह भी हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि इससे हमें हियरिंग लॉस की जो डिग्री है उसकी हम असेसमेंट करते हैं, कितनी डिग्री का हियरिंग लॉस हुआ है, उसकी टाइप क्या है, कंडक्टिव है, मिक्स्ड है, कौन सी सेंसरी न्यूरल। तो ज़्यादातर इसमें हमने कहा लॉस कंडक्टिव टाइप का होता है, लेकिन सेंसरी न्यूरल एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे एयर डिस्चार्ज का, तो उससे हम प्रॉपर एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। नंबर 4 हम मैस्टॉइड एक्सरेज करते हैं या हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन का। तो मैस्टॉइड जो है वो यूजुअली इसमें स्क्लेरोटिक हो जाता है, लेकिन न्यूमोटाइज्ड भी हो सकता है विद द क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हुआ है ना, तो एयर सेल्स की क्लाउडिंग हो गई है, और इसमें हमें कोई भी बोन डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं मिलता ट्यूबोटिम्पैनिक में। और बोन की डिस्ट्रक्शन का जो फीचर है ना, ये अगली जो टाइप हम पढ़ेंगे एटिकोहेंट्रल, उसमें हमें मिलता है बोन डिस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। ट्यूबोटिम्पैनिक का ट्रीटमेंट क्या है? एम हमारा ये कि हम कंट्रोल करें इन्फेक्शन को, और जो एयर से डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसको एलिमिनेट करें, और लेटर स्टेज में हम जो हेयरिंग लॉस हुआ है उसको करेक्ट करें सर्जिकल मीन्स के थ्रू। ये हमारा एम है। तो सबसे पहले हम ऑरल टॉयलेट करते हैं, जो भी डिस्चार्ज है डेब्रिस है हमारे एयर से, पेशेंट के एयर से, उसको हमने रिमूव करना है। क्या कर सकते हैं हम? ड्राई मॉपिंग कर सकते हैं किसी अब्जॉर्बेंट कॉटन बर्ड्स के साथ, सक्शन क्लियरेंस कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी के थ्रू, या इरीगेशन करेंगे। याद रखिएगा फोर्सफुल सिरिंजिंग नहीं करनी, इरीगेशन हम करेंगे स्टेराइल नॉर्मल सैलिन के साथ। एयर को याद रखिएगा इरीगेशन के बाद मस्ट हमने ड्राई करना होता है। नंबर 2 ट्रीटमेंट में हम एयर ड्रॉप्स देंगे, कोई भी एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो या ओफ्लॉक्सासिन, वो हम यूज़ करते हैं ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। इसको स्टेरॉइड्स के साथ आपने याद रखना, हम कंबाइन करके देते हैं, तो उसमें लोकल एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यूज़ द एयर ड्रॉप, पेशेंट को हमने पहले लेटाना है, और डिजीज़ वाला जो एयर है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, पेशेंट जो इस तरह लेटा हुआ है तो डिजीज़ वाला एयर ऊपर की तरफ है। फिर हमने एंटीबायोटिक जो ड्रॉप्स हैं उनको इंस्टिल करना है, और फिर इंटरमिटेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे ट्रैगस के ऊपर। ठीक है, ट्रैगस के ऊपर इंटरमिटेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे एंटीबायोटिक सॉल्यूशन के लिए, ताकि वो आगे मिडिल ईयर तक रीच कर जाए। ठीक है, ये 3 से 4 बार दिन में करना है। एसिडिक जो पीएच होती है ना, वो भी इस सूडोमोनास के इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने में मदद करती है, तो इसीलिए हम 1% एसिडिक एसिड के साथ अगर इरीगेशन करें तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक हो गया। केयर जो है हमने लेनी है एयर ड्रॉप्स के केस में, क्योंकि इससे मैसरेशन भी हो सकती है कनाल की, स्किन की, लोकल एलर्जी हो सकती है, फंगस की ग्रोथ हो सकती है ड्रॉप्स की वजह से, रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वगैरह। तो कुछ एयर ड्रॉप्स जैसे कि नियोमाइसिन है, पॉलीमिक्सिन, जेंटामाइसिन, ये हमने फार्मा में भी पढ़े हैं कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियली ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, तो इनको हमने अवॉइड करना है। ठीक है, दिस इज द BC की पॉइंट। एंड देन आता है ट्रीटमेंट में थर्ड है हमारा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो है वो अक्यूट अगर एग्जेबरेशन हो रही है डिजीज़ की, तो उस केस में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, या फिर यानी क्रोनिकली इन्फेक्टेड एयर है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, उसको एक्यूट एग्जेबरेशंस हो रही है, तो हम उनको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देते हैं। अदरवाइज जो रोल है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक का क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में वो लिमिटेड है। नंबर 4 प्रिकॉशंस हमने लेनी है, पेशेंट को हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि अपने कान से पानी को जो है दूर रखें ड्यूरिंग द बाथिंग, स्विमिंग, हेयर वॉश। ठीक है, ख्याल करें कान में पानी ना जाए। रबर इंसर्ट्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि एयर प्लग्स जिनको हम कहते हैं। हार्ड नोज ब्लोइंग कैन ऑल्सो पुश द इन्फेक्शन फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स टू द मिडल ईयर एंड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, हार्ड नोज ब्लोइंग भी नहीं करना, क्योंकि फेरिंग्स से, नेजोफेरिंग्स से इन्फेक्शन जा सकता है, असेंडिंग इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट जो है कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ का, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको भी हमने ट्रीट करना है। तो ज़्यादातर जो वजह हमने एटियोलॉजी में डिस्कस की थी, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, इनकी वजह से हो रहा था ना ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप, तो उनको भी हमने साथ ट्रीट करना है कंकॉमिटेंटली। क्रोनिक साइनोसाइटिस को, नेजल एलर्जी है तो उसको। नंबर 6 ट्रीटमेंट का एम है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो पॉलिप फॉर्मेशन हो रही थी, ओरल पॉलिप या ग्रेनुलेशन जो बनी है अगर प्रेजेंट है, तो उनको हमने लोकल ट्रीटमेंट देने से पहले इनको ट्रीट करना है एंटीबायोटिक्स के साथ। यानी जो हम लोकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंटीबायोटिक का, उससे पहले हमने ओरल पॉलिप्स एंड ग्रेनुलेशंस को ट्रीट करना है। तो इससे जो है ओरल टॉयलेट ज़्यादा फैसिलिटेट विदाउट ऑसिकुलर रिकॉन्स्ट्रक्शंस की जाएगी, ताकि
हेयरिंग जो है उसको रीस्टोर किया जा सके, ठीक है। मारिंजोप्लास्टी करेंगे विथ या विदाउट ऑसिक्यूलर रिकॉन्स्ट्रक्शन। परफोरेशन जो बनी है उसको क्लोज करेंगे, और ठीक है हमने परफोरेशन का भी क्लोजर किया, और क्लोजर ऑफ परफोरेशन जो है इट विल ऑल्सो चेक द रिपीटेड इन्फेक्शंस फ्रॉम द एक्सटर्नल कनाल। उससे यानी फिर परफोरेशन से अब क्लोज हो गई तो एक्सटर्नल कनाल से इन्फेक्शन जो है बार बार रिपीटेड नहीं जा सकता। दैट्स इट। यहाँ पे डिटेल में हो गया कंप्लीट हमारा ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगली जो टाइप है उसकी वो है एटिको एंट्रल टाइप। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने डेंजरस टाइप कंसिडर किया था। ये हमने कहा था कि पोस्टीरियर जो सुपीरियर पार्ट है हमारे मिडिल ईयर क्लेफ्ट का, पीछे वाला सुपीरियर वाला पोस्टीरियर सुपीरियर, जहाँ पे एटिक, एंट्रम, पोस्टीरियर टिम्पेनम, मैस्टोइड ये वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं, इनको इन्वॉल्व करता है। और साथ में इसमें हमने कहा कोलेस्टिडोमा फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि इसमें एटिकोएंट्रल में बोन इरोडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस करवाता है। तो इसी रीज़न के लिए इस डिज़ीज़ को हम अनसेफ या डेंजरस टाइप कहते हैं। ठीक हो गया। एटियोलॉजी क्या है इसकी, क्या कॉज है इसका। एटिकोएंट्रल डिजीज़ की एटियोलॉजी वैसी है जिस तरह कोलेस्टिडोमा की हमने कॉजेज़ पढ़े थे, डिस्कस हमने किए हैं पहले से ही कोलेस्टिडोमा के, ठीक है। तो ये हमें स्क्लेरोटिक मैस्टोइड में मिलता है, जहाँ पे और स्क्लेरोटिक मैस्टोइड में इसका ये कॉज बना है, उसकी वजह से यानी एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है हुआ है, या क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ने स्क्लेरोटिक मैस्टोइड कॉज करवाया है, ये अभी तक अनक्लियर है, ठीक है। वेदर इट इज़ द कॉज और इफेक्ट ऑफ द डिजीज़ इट इज़ अनक्लियर। तो पैथोलॉजी क्या है एटिकोएंट्रल डिजीज़ की, वो भी फॉलोइंग पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहला है नंबर 1 कोलेस्टिडोमा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा इसमें यानी कोलेस्टिडोमा फॉर्मेशन होती है। दूसरा इसमें ऑस्टियाटिस और ग्रेनुलेशन टिश्यू, यानी इसमें ऑस्टियाटिस होगा जो हमारा आउटर जो एटिक वॉल होती है उसको इन्वॉल्व करेगा, और जो टिम्पेनिक रिंग है उसका पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन, ठीक है, उस रिंग का पोस्टीरियर और ये सुपीरियर वाला मार्जिन। मास जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू का, जो सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होती है ना कॉर्टेक्स की और बोन की सुपरफिशियल, उसको हम ऑस्टियाइटिस कहते हैं। जबकि जो मेडुलरी पूरा जो रीजन इन्वॉल्व हो जाए बोन का, उसकी इन्फ्लामेशन हो तो उसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है ऑस्टियाइटिस का और ऑस्टियोमाइलाइटिस का। ऑस्टियाइटिस इज द सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन। तो हम कह रहे हैं कि इसमें जो है ना ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, जो कि जो ऑस्टियाइटिस का एरिया है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन का, उसको ये ग्रेनुलेशन टिश्यू सराउंड करेगा, और इवन ये एटिक वाले एरिया को फिल कर देगा ग्रेनुलेशन टिश्यू, या एंट्रम में चला जाएगा, पोस्टीरियर टिम्पेनम में, और मैस्टोइड तक भी फैल सकता है ग्रेनुलेशन टिश्यू। फ्लैशी रेड पॉलीपस भी हमें मीट इसको फिल करता हुआ नज़र आएगा। ठीक हो गया। थर्ड हमें इसमें पैथोलॉजी मिलती है ऑसिक्यूलर नेक्रोसिस। याद रखिएगा ऑसिक्यूलर यानी बोन्स जो हमारे 3 है स्टेप मेलियस, इनकस और स्टेपीज, उनकी बात हो रही है ऑसिक्यूलर नेक्रोसिस। ये एटिकोएंट्रल जो डिजीज़ है इसमें एक ट्यूबोटिम्पेनिक हमने डिस्कस की, ये एटिकोएंट्रल इसमें ज़्यादा कॉमन है ऑसिक्यूलर नेक्रोसिस। डिस्ट्रक्शन जो है ये लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस तक ही लिमिटेड रहती है, इनकस का लॉन्ग प्रोसेस, या फिर ये हमारे स्टेपीज सुपर स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व कर सकती है, हैंडल ऑफ मेलियस भी इन्वॉल्व हो सकता है, या पूरी की पूरी इंटायर ऑसिक्यूलर चेन उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। तो इसीलिए हेयरिंग लॉस जो है याद रखिएगा इसमें ग्रेटर होता है बनस्पत वो ट्यूबोटिम्पेनिक जो टाइप पड़ी थी उसके, यहाँ ज़्यादा हो रहा है हेयरिंग लॉस। ओकेजनली कोलेस्टिटोमा जो है वो जो बैग है डेब्रिस का और कैरेटिन का जो बना है कोलेस्टिटोमा, वो ब्रिज कर देगा गैप को, ठीक है। और यानी देखिए ना, अगर हमारी ये जो ऑसिकल्स हैं, ठीक है, आपस में जो सारी कनेक्टेड हैं, फिर फुट प्लेट और स्टेपीज, अब यहाँ पे अगर इनकी नेक्रोसिस हुई है तो इनके दरमियान जो गैप बना है, तो उसमें जो कोलेस्टिटोमा जो है ना उस गैप को यूँ फिल कर रहा है, ठीक है। अब उसको फिल कर रहा है तो इतना ज़्यादा हेयरिंग लॉस जो है अपेरेंट नहीं होता। अपेरेंटली पेशेंट में हमें हेयरिंग लॉस नहीं मिलता, इसी वजह से क्योंकि कोलेस्टिटोमा ने आके बोन्स को ब्रिज कर दिया है गैप को। इसको हम कह रहे हैं कोलेस्टिटोमा हेयरर, ठीक है। पेशेंट जो है अब कोलेस्टिटोमा हेयरर है, कोलेस्टिटोमा की मदद से सुन रहा है, बोन्स तो उसकी नेक्रोस हो गई, ठीक हो गया। नंबर 4 हमें क्या मिलता है फीचर एटिकोएंट्रल में, वो है कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्युलोमा। क्या होता है ये, असल में ग्रेनुलेशन टिश्यू का ही एक मास होता है जिसमें फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स जो हैं वो इस कोलेस्ट्रॉल के इस क्रिस्टल को फॉरेन बॉडी जाइंट सेल सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्युलोमा। अब ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिटेंशन ऑफ सिक्रीशंस एंड हेमरेज के केसेस होते हैं ना, जो भी सिक्रीशंस हैं, हेमरेज हुई है वो रिटेन कर रही है, इस तरह के जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस हैं उनमें हमें ये रिएक्शन मिलता है, उसका रिएक्शन है ये कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्युलोमा, ठीक है। और ये कोलेस्टिटोमा के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। यानी साथ में इसमें कोलेस्टिटोमा होगा या नहीं होगा। जब ये प्रेजेंट होगा ना कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्युलोमा हमारे मीजोटिम्पेनम में, यानी हमारा जो एयर ड्रम है उसके पीछे जो टिम्पेनम है उसके पीछे अगर ये इंटैक्ट प्रेजेंट होगा, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके पीछे अगर ये कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्युलोमा है तो ये हमें ब्लू नज़र आएगा,
ठीक हो गया। और साथ में डार्क विसिड फ्लूइड के साथ ये एसोसिएट होता है, डार्क एंड विसिड फ्लूइड भी होगा यहाँ पे। दैट्स इट, ये सारे हो गए इसके पैथोलॉजी। अब आती है बैक्टीरियोलॉजी, वो भी सेम ही है बिल्कुल, ट्यूबर टिम्पेनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की तरह, एरोब्स एनारोब्स वगैरह हमें मिलेंगे पस एंड कल्चर पे। देन आते हैं सिम्टम्स। अब ट्यूबर टिम्पेनिक में भी हमने डिस्कस किया, इसके क्या होंगे सिम्टम्स। सबसे पहला है एयर डिस्चार्ज, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखें प्रोफ्यूज नहीं है, डिस्चार्ज जो है वो स्कैंटी है, लेकिन ऑलवेज फाउल स्मेलिंग होगा हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बोन की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसलिए फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्चार्ज आपने याद रखना है, स्कैंटी भी हो सकता है कि पेशेंट इवन अवेयर भी नहीं होगा कि उसको एयर से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, इतना थोड़ा डिस्चार्ज होगा, स्कैंटी होना। The total cessation of the discharge from an ear which has been active till recently should be viewed seriously, as perforation in these cases might be sealed by the crusted discharge, inflammatory mucosa, or a polyp obstructing the free flow of discharge. यानी यहाँ पे कह रहा है अगर बिल्कुल ही पेशेंट के कान से डिस्चार्ज आना बंद हो गया है एटिकोएंट्रल टाइप में, तो इसको हमने सीरियसली देखना होगा, कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के केस में जो परफोरेशन हुई थी ना, वो इसी क्रस्टिंग ऑफ द डिस्चार्ज की वजह से, यानी डिस्चार्ज सूखता है तो क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, उसी की वजह से वो परफोरेशन क्रस्ट की वजह से बंद हो गई है, या किसी इन्फ्लामेटरी म्यूकोजा की वजह से बंद हो गई, या पॉलिप ने आके उस परफोरेशन को यूँ ब्लॉक कर दिया है, तो इस वजह से बिल्कुल ही डिस्चार्ज आना बंद हो गया है, सेसेशन हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर गौर करना होगा, उसके फ्री फ्लो पे डिस्चार्ज को उसको फ्लो नहीं होने दे रहा कोई भी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन। तो बस जो है इस तरह के केसेस में वो अपना रास्ता इंटरनली ढूंढेगा, जब जाहिर सी बात उसको निकलना है कहीं पे, तो इंटरनली और फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करवाएगा, ठीक है, एटिकोएंट्रल में। दूसरा है एटिकोएंट्रल टाइप का हेयरिंग लॉस होगा। अब हेयरिंग लॉस इसमें ज़्यादातर मोस्टली तो कंडक्टिव होता है, लेकिन सेंसरी न्यूरल एलिमेंट भी इसमें ऐड हो सकता है। हेयरिंग आपने याद रखिएगा, जब ऑसिकुलर चेन जो है हमारी तीनों बोन्स और मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, जब वो इंटैक्ट होंगी या नॉर्मल होंगी तो हेयरिंग नॉर्मल ही रहेगी, या फिर जब कोलिस्टिट्रोमा होगा तो नॉर्मल ही रहेगी। लेकिन यानी हमने कहा ना कि कोलिस्टिट्रोमा भी जो बनता है तो वो आके ब्रिज कर देता है, हमारी बोन्स के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज कर देगा, तो उससे जो डिस्ट्रॉयड ऑसिकल्स के दरमियान गैप बना है उसको आके कोलिस्टिट्रोमा जब ब्रिज कर देगा तो भी हेयरिंग नॉर्मल ही रहेगी, तो हम उसको कोलिस्टिट्रोमा हेयरर कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वैसे नॉर्मल ही रहेगी जब ऑसिकुलर चेन इंटैक्ट हो या कोलिस्टिट्रोमा आके ब्रिज कर जाए, वरना अगर हेयरिंग लॉस होगा तो वो कंडक्टिव टाइप का होगा, थोड़ा बहुत उसमें सेंसरी न्यूरल एलिमेंट होगा। हेयरिंग लॉस आपने याद रखना है सर्जरी के बाद एट्रोडिएट हो सकता है, जब कोलिस्टिट्रोमा हम रिमूव कर देते हैं सर्जरी के बाद, तो हैंस प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग जो है उसमें बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट की। पेशेंट कहे कि मैं पहले तो सुन रहा था, अब जो है ऑपरेशन के बाद सुन नहीं पा रहा, तो हमने पहले से उसकी काउंसलिंग करनी होगी कि कोलिस्टिट्रोमा की वजह से ही वो सुन पा रहा है, जिसको हमने सर्जरी के थ्रू रिमूव करना है। थर्ड है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो हो रही है ना एटिकोएंट्रल टाइप में, ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हमने कहा ना हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या पॉलिप की वजह से। व्हेन क्लीनिंग द ईयर, जब भी पेशेंट अपने ईयर को क्लीन करेगा तो उसमें से ब्लीडिंग होगी। अब साइंस हमें क्या मिलते हैं, सबसे पहला नंबर 1 परफोरेशन। आपने याद रखना है कि इसमें जो परफोरेशन होती है एटिकोएंट्रल में, ये जाहिर सी बात है एटिकोएंट्रल है तो एटिक वाले रीजन में या पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल टाइप की परफोरेशन होगी। यहाँ पे फिगर में एटिक में रिट्रैक्शन पॉकेट दिखाया गया है, ठीक है, इस रीजन में जो है परफोरेशन हो जाती है। और ये जो बी फिगर है इसमें दिखाया गया केस जिसमें ना डबल परफोरेशन हमें दिखाई दे रही है। पहली वाली ये परफोरेशन जो है पार्स टेंसा में है, जो पोस्टीरियर टू द हैंडल ऑफ मैलियस उसके पीछे है। दूसरी वाली जो है एटिक वाले रीजन में ये परफोरेशन हो गई है, जिसमें साथ में हमारे लेटरल एटिक वॉल की डिस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, ये ब्लैक एरो शो कर रहा है, तो इसमें डबल परफोरेशन है। तो साइंस में हमने कहा हमें परफोरेशन मिलेगी या तो एटिक वाले रीजन में या पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल टाइप ऑफ परफोरेशन। छोटी सी अगर एटिक की परफोरेशन है तो ये हम मिस भी कर सकते हैं, हमसे मिस भी हो सकती है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रस्टेड डिस्चार्ज की प्रेजेंस की वजह से वो क्रस्ट फॉर्मेशन होगी, तो हमें परफोरेशन नज़र नहीं आएगी, उसको कवर कर देती है। इसलिए कभी कभार जो परफोरेशन का एरिया है ना वो स्मॉल ग्रेन्युलोमा से भी मास्क हो सकता है, ठीक हो गया। नंबर 2 साइन है रिट्रैक्शन पॉकेट। रिट्रैक्शन पॉकेट हमने पढ़ा कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर इस तरह से अंदर की तरफ जो है इन्वेजिनेशन हो जाए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो ये हमें एटिक वाले रीजन में, या जो यही पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया है पार्स टेंसा का, इसमें हमें मिल सकता है। अब जो इस रिट्रैक्शन की डिग्री है और इन्वेजिनेशन वो वेरी कर सकती है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये पॉकेट बिल्कुल देखिए शैलो सा होगा, ठीक है, और शैलो होगा और इसमें सेल्फ क्लींजिंग होती रहेगी, यानी खुद ही ये साफ़ होगा। लेकिन बाद में जब ये पॉकेट बहुत ज़्यादा यूँ डीप हो जाएगा तो फिर इसमें अब कैरेटिन का मास जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब याद रखिएगा इसके जो ना रिट्रैक्शन पॉकेट के ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन के। सबसे पहला होता है स्टेज 1,
इसमें क्या होता है, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्ट तो होती है, लेकिन ये इनकस जो यहाँ पे तो हैंडल ऑफ मैली से आगे फिर इनकस होगी, उस इनकस के साथ कांटेक्ट नहीं करेगी। जो रिट्रैक्शन बनी है ना, वो इनकस के साथ कांटेक्ट नहीं करेगी, और इसको हम कहते हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन। ठीक है, थोड़ी बहुत ये स्टेज 1। दूसरा होता है स्टेज 2। यहाँ पर ये फिगर भी है, तो स्टेज 1 हमने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल ही है फिलहाल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पोजीशन, स्लाइड सी बस पास्ट टेंस की जो है रिट्रैक्शन हुई है। जो स्टेज 2 होता है ना, इसमें हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है देखें डीप रिट्रैक्ट हो जाती है और जाके इनकस के साथ कॉन्टैक्ट करती है। मिडिल ईयर का म्यूकोसा इसमें अफेक्ट नहीं होगा। फिर आता है स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 3 जो है ना, इसको हम मिडल ईयर एटेलेक्टेसिस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मिडल ईयर एटेलेक्टेसिस। इसमें क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है और जो प्रोमोन्ट्री और ऑसिकल्स है ना, इसके साथ आके कांटेक्ट कर जाती है, इतनी ज़्यादा रिट्रैक्ट हो गई है, प्रोमोन्ट्री एंड ऑसिकल्स के साथ कांटेक्ट में आ रही है। अब मिडिल ईयर की स्पेस जो है वो टोटली या पार्शियली बिल्कुल देखें ओब्लिटरेट हो गया है मिडिल ईयर हमारा, लेकिन इसका म्यूकोसा बिल्कुल इंटैक्ट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे इस प्रोमोन्ट्री के ऊपर से लिफ्ट भी कर सकते हैं, सक्शन टिप की मदद से ऊपर उठा भी सकते हैं। तो ये एक बैलून्स होते हैं, यानी ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये बैलून अप भी हो सकती है। इसमें जब हम इसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एनेस्थीसिया के दौरान अगर हम यूज़ करें तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बैलून अप हो सकती है। ठीक हो गया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसमें बहुत पतली है क्योंकि इसका कोलेजिनस मिडल लेयर होती है वो अब्जॉर्ब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रिट्रैक्शन की वजह से उसकी कोलेजिनस लेयर ख़त्म हो चुकी है, अब्जॉर्ब हो चुकी है, तो इसलिए ये बहुत ही पतली हो गई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इस तरह के केसेस में जो लॉन्ग प्रोसेस है ना हमारी इनकस का और स्टेपीज का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वेंटिलेशन ट्यूब की प्लेसमेंट यहाँ पे हेल्प करेगी कि हम इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पोजीशन को दोबारा रीस्टोर कर दें। ठीक है, वेंटिलेशन ट्यूब हम रखते हैं। लास्ट आता है हमारे पास स्टेज 4। स्टेज 3 जो है नॉन अडेरेंट था और स्टेज 4 जो है वो अडेरेंट होगा। ठीक है, इसको हम अडेजिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, वेरी थिन, और ना प्रोमोन्ट्री कोर देखें ऑसिकल्स को बिल्कुल रैप कर देगी, कोई भी मिडिल ईयर में स्पेस नहीं रही, बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गई है। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल चिपक गई है, अडेरेंट हो गई है प्रोमोन्ट्री के साथ। रिट्रैक्शन पॉकेट यहाँ पे बन सकते हैं जो कि केराटिन प्लग्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूँ रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनेंगे और वहाँ पे केराटिन प्लग अगर उसमें जमा होगा तो जाहिर सी बात है कोलेस्टिटोमा की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें लॉन्ग प्रोसेस इनकस का इरोड भी हो सकता है और स्टेपीज का सुपर स्ट्रक्चर की इरोजन हो जाना इस 4th स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, अडेजिव ओटाइटिस मीडिया वाले स्टेज में। ठीक हो गया। और इसके अलावा 5th स्टेज भी होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, विच इज़ अ परफोरेशन का स्टेज, जिसमें बिल्कुल ही